हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी शुरू होती है जहां हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिल्ली खरीदने आया था, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि उसकी बिल्ली को किसी ने मार दिया था, इसलिए वो वैसा ही दिखने वाला एक बिल्ली खरीद के वो घर आ जाता है। घर आते ही बिल्ली नेपोलियन के गोद से नीचे उतर जाती है और उसके हाथ में एक नाखून का निशान बन जाता है। तभी उसके मोबाइल में उसकी डैड का कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि उसकी बहन कैमिलिया अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी सिलसिले में रोड्रिक्स सबको फोन करके अपने पास बुलाता है। सभी लोग फैमिली मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि भाई बहन सब आपस में लड़ रहे थे। तभी मैडलिन कहती है, तुम लोगों को जितना लड़ना है इसी कमरे के अंदर लड़ो, क्योंकि बाहर हमें किसी न किसी एक को तो स्टेटमेंट देना ही होगा। और इस काम के लिए मैडलिन नेपोलियन को चुनती है। तभी ऑर्थर नेपोलियन को एक कागज देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे अफसोस है कि मेरी बहन कैमिल ओसर अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका उम्र था 35 साल। ये स्टेटमेंट पढ़कर नेपोलियन गुस्सा हो जाता है। तभी रोड्रिक्स कहता है कि तुम्हें अगर ये स्टेटमेंट पसंद नहीं है तो अपने हिसाब से कुछ बोलो, लेकिन सबको एक ही बात बोलना है। नेपोलियन को ये सब बातें बकवास लगता है और वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें मैडलिन, रोड्रिक्स और ऑर्थर को दिखाया जाता है। वो लोग उसी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को बहुत ही करीब से देख रहे थे जहाँ पे कैमिल का मौत हुआ था, लेकिन उनके हिसाब से वहाँ पे कोई लेडी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लड़की कौन है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता। तभी मैडलिन ऑर्थर को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है। फिर हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि अभी तक प्रोस्पेरो की मौत की फ्यूनरल नहीं हुआ और अभी एक और मौत हो गया। इसका मतलब एक के बाद एक फ्री। और फ्यूनरल में जाने के लिए उसके पास काले कपड़े भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक काला सूट है जो बहुत सस्ते कंपनी का था। नेपोलियन का बॉयफ्रेंड नेपोलियन को शांत करता है और फिर अपने बिल्ली के बारे में पूछता है। तब नेपोलियन कहता है कि वो यहीं कहीं है और थोड़ी सी डरी हुई है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उस बिल्ली के लिए कुछ लाने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी नेपोलियन उस सूट को जैसे ही कवर्ड में रखने जाता है, तभी वही बिल्ली उसके अंदर था जो उसके ऊपर कूद के बाहर भाग जाता है। तभी नेपोलियन अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगा उस बिल्ली का वहाँ होने का एहसास कराता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कोर्ट रूम को दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ऑर्थर के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऑर्थर बहुत लेट आता है वहाँ पे और लेट आने के लिए सबसे माफी भी मांगता है और ये भी कहता है कि असर परिवार अभी बहुत बड़ा मुसीबत में है, क्योंकि उनका परिवार का एक और सदस्य का मौत हो चुका था। ये सुनकर जज ने डेट को आगे बढ़ा देता है। फिर ऑर्थर वहाँ से किसी को और बिना कुछ बताए निकल जाता है। फिर हमें रोड्रिक्स को दिखाया जाता है जो विक्टोरिना से बात करने के लिए उसके केबिन तक आ गया था। रोड्रिक्स कहता है, कैमिली एक बहुत ही हुनर बच्ची थी, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तभी कैमिली छानबीन के लिए यहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि वो खबर इकट्ठे करने में माहिर है। जरूर तुम्हारे यहाँ पे कुछ घोटाला हो रहा था जिसका खबर केमिन को लग गया था, फिर तुमने खुद बचने के लिए उसे मरवा दिया। जिसके जवाब में विक्टोरिना कहती है, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे किस लिए आई थी, लेकिन आप जो बोल रहे हो ये गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसको मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए भेजा था और वो एक हादसे में मारी गई। तभी रोड्रिक्स कहता है, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ एक जानवर मर गया है, तो फिर उस डिवाइस का क्या हुआ? क्या मुझे तुम्हारा फंडिंग रोक देना चाहिए? तभी विक्टोरिना सिचुएशन को संभालते हुए ये कहती है कि हम उस डिवाइस को इंसान पर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये सुनकर रोड्रिक्स बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ये डिवाइस बहुत ही जरूरी है, इसको जितना जल्दी हो सके लॉन्च किया जाए। फिर हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है जो फ्रेडरिक्स के पास आता है। वो कहता है उसने पुलिस के आने से पहले वहाँ से कुछ सामान निकाल लिया था, जिसमें से एक मोबाइल था जो मॉरी यानी उसकी पत्नी के बैग से मिला था, जो अनलॉक नहीं हो रहा था। तभी फ्रेडरिक्स कहता है कि ये मोबाइल उसका नहीं है। तभी ऑर्थर कहता है, हो सकता है ये मोबाइल उसका नहीं है, लेकिन ये उसके बैग में ही मिला है और तुम इसे किसी भी हालत में अनलॉक करने का कोशिश करोगे। फिर हमें रोड्रिक्स को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल में एक फोटो आता है। ये फोटो विक्टोरिया की हॉस्पिटल की वो लेडी सिक्योरिटी गार्ड की थी जो क्लियर करके उसके मोबाइल में भेजा गया था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो साफ दिख नहीं रहा था। फोटो देख के रोड्रिक्स वेरना को पहचान लेता है। फिर वो अपनी बहन मैडलिना को फोटो भेज देती है जो ऑफिस जा रही थी। मैडलिना भी फोटो को देख के पहचान लेती है। फिर वो उसी बार की तरफ निकल जाती है जहाँ न्यू ईयर की रात को रोड्रिक्स और मैडलिन दोनों पहली बार वेरना से मिली थी, लेकिन मैडलिन को वहाँ पे कोई बार नहीं दिखता, उसके बदले वहाँ पे एक कौवा दिखता है। और इधर रोड्रिक्स भी उस फोटो को देखते हुए एक गोदाम के अंदर आ जाता है। तभी उस गोदाम का एक दीवार को बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। फिर हम विक्टोरिना को देखते हैं जो उसी औरत को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देती है, जिसके ऊपर उसका हार्ड डिवाइस को टेस्ट करने वाली थी। साइन कंप्लीट हो जाने के बाद विक्टोरिना उस हार्ड डिवाइस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, जिससे वो औरत खुश हो जाती है और जल्दी ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहती है। जिसके जवाब में विक्टोरिना कहती है कि इसके लिए 1-2 दिन तो समय लगेगा। उसके बाद हमें फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लेनोर के साथ खाना खा रही थी। फ्रेडरिक अपने बेटी से उस मोबाइल के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है कि ये वो मोबाइल उसका मॉम का नहीं है। फ्रेडरिक को भी यही लगता है कि ये मोबाइल उसका नहीं है, क्योंकि ऑर्थर ने उसे कहा था कि इस मोबाइल को कैसे भी अनलॉक करे, इसलिए वो उस मोबाइल को छोड़ भी नहीं सकता था। फिर हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है जो बहुत बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लोजअप देने की बात करता है जिससे उसका शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाए। नेपोलियन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और जैसे उसका हाथ तकिए के नीचे जाता है उसे कुछ होने का एहसास होता है। तभी वो हाथ निकाल कर देखता है उसके हाथ में खून लगा हुआ है। ये देख वो डर के उठ जाता है और इसी हड़बड़ी के चलते उसके बॉयफ्रेंड के नाक में लग जाता है। नेपोलियन उसे सॉरी कहता और तकिए के नीचे देखता है जहाँ पे एक चूहा मरा हुआ था। फिर वो गुस्सा हो जाता है और उसी बेड शीट के साथ उस चूहे को बाहर फेंक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
है उसी कन्फेशन में जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी छत से एक लाश रोड्रिक्स के सामने आके गिरता है। ये देखकर रोड्रिक्स बहुत ही डर जाता है और उसके डर के चलते डुपिन अगस्ट भी डर जाता है। फिर हम देखते हैं जब डुपिन अगस्ट रोड्रिक्स से पहली बार मिले थे, वो एक मेडिकल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसके लिस्ट में 36 लोगों का नाम था, जिनमें से 30 लोग उसे भगा चुके थे। बाकी 6 में से एक रोड्रिक्स भी था, जिसके लिए उसके पास मदद के लिए आया था, क्योंकि रोड्रिक्स भी फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी के अंदर काम करता था। अगस्त रोड्रिक्स को कुछ मेडिकल ट्रायल का फॉर्म दिखाता है, जिसमें रोड्रिक्स का जाली सिग्नेचर था। रोड्रिक्स ये देखकर साफ साफ मना कर देता है कि ये साइन उसका नहीं है। अगस्त को भी पता है कि ये साइन रोड्रिक्स का नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन है उसी का जानकारी के लिए वो रोड्रिक्स के पास आया था, ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन रोड्रिक्स साफ साफ मना कर देता है कि इसे उसके बारे में कुछ याद नहीं है। डुपिन रोड्रिक्स की घर की हालातों को देखते हुए ये समझ जाता है अभी वो लोग बहुत ही गरीबी में जी रहा है। अगर उसने उसकी मदद की तो हो सकता है उसकी नौकरी भी जा सकता है, जो रोड्रिक्स का सिचुएशन और भी खराब कर सकता था। तभी डुपिन रोड्रिक्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें रोड्रिक्स को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के साथ उस जाली सिग्नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसका बॉस उसके बारे में सही जानकारी नहीं देता। वो ये कहता है कि हम सब एक टीम है और इस टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और फॉर्च्यूनेटो फार्मेसी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी कामयाबी कुछ लोगों से दिखा नहीं जाता। इसलिए वो लोग ऐसे काम करते हैं कंपनी को बदनाम करने के लिए। क्योंकि तुम इस टीम के हिस्से हो, इसलिए तुम्हें अपने टीममेट के बारे में सोचना चाहिए, न कि बाहर वाले के बारे में। बाहर वाले कुछ भी बोले उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम ये फालतू सवाल दोबारा मुझसे किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें मैं मेरे जैसा बना दूंगा, जिसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर रोड्रिक्स उसके हाँ में हाँ मिलाकर अपने घर आ जाता है। घर में आने के बाद सबको ये बात बताता है। तब उसकी बीवी कहती है कि तुम एक नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती। तभी रोड्रिक्स कहता है अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो सब रास्ते में आ जाएंगे। तभी मैडलिन कहती है अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसा दिखाओ कि तुम उसके साथ हो और उसकी सारे जानकारी के बारे में तुम डुपिन अगस्ट को रिपोर्ट करो। लेकिन इस बारे में रफूस को भनक भी नहीं लगना चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम उसी के साथ हो, लेकिन रियल में तुम डुपिन अगस्ट के साथ होंगे, इसलिए अभी तुम उसे कॉल करो। फिर हम नेपोलियन को देखते हैं जो बहुत ही नशे में था। उसे इस हालत में देखते हुए उसका बॉयफ्रेंड यानी जूल्स उसे नशा कम करने के लिए कहता है और कुछ काम से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे नेपोलियन का बड़ा भाई फ्रेडरिक्स वहाँ पे आ जाता है कि उसे नेपोलियन से थोड़ा सा ड्रग्स चाहिए था, क्योंकि वो भी अपने हालातों से जूझ रहा था। तभी नेपोलियन अलमारी से एक बॉक्स निकालता है, उसमें से कुछ ड्रग्स का पैकेट दे देता है और ज्यादा लेने के लिए भी मना करता है। फिर उस बॉक्स को जैसे ही अलमारी के अंदर रखने जाता है तभी वहाँ पे वो बिल्ली बैठी हुई थी जो नेपोलियन के आंख में मार के भाग जाती है, जिससे उसका आंख पूरा लाल हो जाता है। उसके बाद हमें टैमी को दिखाया जाता है जो ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर रही थी और साथ ही उसकी हस्बैंड बिल का वीडियो देख रही थी जो फिटनेस के बारे में ऑनलाइन सेशन करता है। उसके बाद हमें फिर नेपोलियन को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम्स खेलने के लिए अपने कुर्सी में बैठकर गेम खेलने लगता है। तभी उसके कुर्सी के ऊपर कुछ होने का एहसास होता है। फिर उठ के देखता है तो वहाँ पे एक कबूतर मरा पड़ा था। देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको एक प्लास्टिक में डाल के बाहर फेंकने जाता है और बाहर फेंकने के लिए वो चप्पल पहनने जाता है। तभी चप्पल के अंदर भी एक चूहा मरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और वो बहुत गुस्से में परेशान हो रहा था। वो फोन करके उस औरत को अपने घर बुला लेती है जिसके पास वो बिल्ली खरीद के लेके आया था। तभी वो औरत कहती है बिल्लियाँ तो शिकारी होती है और ये नॉर्मल है। तभी नेपोलियन अपने बाथटब में रखे हुए सारे मरे हुए जानवर को उस औरत को दिखाता है। फिर कहता है ये सब देखने के बाद भी तुम्हें ये सब चीजें नॉर्मल लगता है। फिर वो औरत बिल्ली के बारे में बताते हुए बिल्ली को ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि वो बिल्ली दीवार के अंदर है। नेपोलियन उस औरत की बातें सुन रहा था। तभी वही बिल्ली फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। इस बार नेपोलियन भी उसे नहीं छोड़ता, उसे पकड़कर उसका आंख बाहर निकाल देता है। फिर वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। फिर नेपोलियन उस औरत की तरफ देखता है क्योंकि उसका भी आंख बाहर निकल चुका था और खून से लथपथ हो चुका था। ये सब देख के वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सही कहता था, उसे ड्रग्स कम लेना चाहिए। लेकिन इस बार वो इस बिल्ली को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो कहता है मैं नए दीवार बनवा लूंगा, नए छत बनवा लूंगा, लेकिन आज इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर एक हथौड़े से पूरे दीवार को तोड़ने लगता है। फिर हमें फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में उसकी बीवी के सामने बैठ के ड्रग लेता है। उसके बाद ऑर्थर ने जो मोबाइल दिया था उसे अनलॉक करने के लिए उसी मोबाइल को अपने बीवी का फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वो नहीं खोलता। उसके बाद फिर वो उसकी बीवी का मुंह से बैंडेज हटाकर उसके फेस से मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करता है, जिसमें भी वो नाकाम रहता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। उसके बाद हमें देखते हैं टैमी को, जिसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। उसे ये लगता है कि उसका हस्बैंड बिल फिटनेस के नाम पर बाहर लड़कियों से रंगरलियां मनाता है। फिर हमें रोड्रिक्स को दिखाया जाता है जो अपने पत्नी के साथ बात कर रहा था। उसकी पत्नी की एक्सीडेंट के बाद वो हमेशा से लिगोडन की सेवन कर रही थी, इसीलिए उसकी बीवी रोड्रिक्स को कुछ दिन इस दवाई को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन रोड्रिक्स इसे मना करता है क्योंकि वो पहला औरत है जो इतने सारे लिगोडन लेने के बाद भी फिट है, इसलिए ये एक सबूत है उसके लिए, ताकि कल को कोई इस दवाई के बारे में बदनाम ना कर सके। उसके बाद वो दोनों थोड़ा रोमांटिक होने की तैयारी करते हैं। तभी रोड्रिक्स को उसकी औरत की जगह एक जला हुआ इंसान को उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जो उससे रोड्रिक्स बहुत डर जाता है। उसके बाद हमें रोड्रिक्स के साथ मैडलिना को दिखाया जाता है, जहाँ रोड्रिक्स कहता है कि ऐसा हेलुसिनेशन उसके साथ बार बार होता है, जैसे अचानक कोई सामने आ जाना, जिसके कारण वो बहुत डर जाता है और कई बार हार्ट अटैक आते आते भी बच गया है। तभी मैडलिन कहती है कि तुम्हारे
तुम्हारे पास अभी भी 5 साल है। ये सब सुन के हमें पता चलता है कि उन दोनों को पता है कि उनकी मौत कब होने वाली है और उनके घर वालों के साथ क्या हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा राज है जो हमें आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो में बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इसके बाद वो दोनों विक्टोरिया के हार्ट डिवाइस के बारे में बात करता है। तभी हमें समझ में आता है कि इस हार्ट डिवाइस का उनको कितनी जरूरत है। फिर हमें जूल्स को दिखाया जाता है जो वापस नेपोलियन के पास आ जाता है। जूल्स को कुछ अजीब सा लगता है, तभी वो जल्दी घर के अंदर जाता है। फिर अंदर जाके जो देखता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पूरा घर तहस नहस हो चुका था। एक बिल्ली को मारने के चक्कर में पूरा घर को तहस नहस कर चुका था नेपोलियन। फिर नेपोलियन एक और दीवार तोड़ने लगता है जहाँ उसे वो बिल्ली दिख जाती है जो उसी औरत के कंधे के ऊपर बैठी हुई थी और वो औरत भी मर चुका था जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। जूल्स नेपोलियन से पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब नेपोलियन कहता है तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा है? फिर नेपोलियन वापस उस दीवार की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो जगह बिल्कुल खाली था, जिससे वो और भी पागल हो जाता है और उस बिल्ली को ढूंढने लगता है। तभी उसे बाहर की बैल्कनी के रेलिंग के ऊपर उस बिल्ली को बैठे हुए दिखाई देता है। ये देख के नेपोलियन फिर हथौड़ा लेके उस बिल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इधर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश कर लेकिन वो नहीं सुनता। तभी नेपोलियन बैल्कनी के पास आके उस बिल्ली को मारने के चक्कर में खुद बैल्कनी से गिर जाता है क्योंकि वो बिल्ली वहाँ थी ही नहीं। बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने पर नेपोलियन की मौत हो जाती है। तभी वो बिल्ली वहाँ आके उसके पास खड़ी हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि आगे और भी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं।